हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस फिजिक्स पार्ट का एक चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले मेनली यूज होने हैं। जैसे किसी पृष्ठ का कुल आवेश बताना होगा तो Q इक्वल्स टू NE, अगर कुल धारा बतानी होगी और आवेश दिया हो तो I इक्वल्स टू Q/T लगाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई होगी तो I इक्वल्स टू NE/T का इस्तेमाल किया जाएगा। और विभव के लिए V इक्वल्स टू W/Q, विभवांतर के लिए डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q। और किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट डेल्टा ना देके दो बिंदुओं का अलग अलग विभव देगा तो हम लोग V2 - V1 इक्वल्स टू W/Q का इस्तेमाल करेंगे। और उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर ओम्स लॉ यानी V इक्वल्स टू IR, विभव धारा और प्रतिरोध में संबंध V इक्वल्स टू I इंटू R। और फिर उसके आगे अगर हम लोग पढ़ें तो किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का क्वेश्चन। इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि जो चालक पदार्थ होगी उनकी लंबाइयां दी होंगी, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया होगा और विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो भी गिवन करेगा। तो हम वहां से R फाइंड करने के लिए ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। फिर आगे अगर देखें तो परिपथ से संबंधित सवाल उठते हैं तो उसमें दो ही तरीके का मुख्यतः संयोजन दिखेगा। एक श्रेणी क्रम तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर के लिए 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रहेंगे, आप 4 ठो रहेंगे तो R4, अगर 5 ठो रहेंगे तो 1/R5, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर लास्ट अपना फॉर्मूला क्या है, किस चीज का है सर? किसी सेल का विद्युत वाहक बल E इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां I परिपथ में प्रवाहित धारा, कैपिटल R परिपथ का बाह्य प्रतिरोध और जो स्मॉल r है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हमसे मुख्यतः यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सेल का विद्युत वाहक बल, और यदि सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया तो दूसरा चांस बनता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बढ़ते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है सर? हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं पहले फार्मूले से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी चालक का कुल आवेश। अब बताइए कुल आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते थे? Q से। तो सबसे पहले दिया है, इसको हम नोट करेंगे सर, नोट डाउन। क्वेश्चन रीड करके तुरंत पहला पॉइंट अपना होता है दिया है। क्या दिया है उसको जरा देखिए ध्यान से। किसी चालक का कुल आवेश 8.0 × 10⁻⁹ कूलाम है। कुल आवेश यानी Q इज इक्वल्स टू 8.0 × 10⁻⁹ कूलाम। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए उसको नोट डाउन करते चलिए। दिया है हमें, हमसे कह रहा है जो कि ऋणात्मक है। यदि चालक पदार्थ पर जो आवेश है उसकी प्रकृति ऋणात्मक है तो ये तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस और देखिए क्वेश्चन भी बोल दिया इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश की प्रकृति होगी वो ऋणात्मक की होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण चालक पदार्थ पर आवेश की प्रकृति पूछी जाए तो वो धनात्मक की होगी। तो हमसे मुख्य क्वेश्चन जो सर यहाँ पूछा गया है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप बता रखे हैं n, स्मॉल n। तो आवेश दे करके और यदि n पूछ ले यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो पृष्ठ के कुल आवेश के लिए कौन सा सूत्र लगता था सर? सबसे पहला सूत्र लगता था Q इज इक्वल्स टू NE। हमसे पूछा गया सर स्मॉल n, तो स्मॉल n को यहाँ छोड़ेंगे, स्मॉल e इधर मल्टीप्लाई में, धीरे से इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपान में स्मॉल e। और कैपिटल Q क्या था सर? पृष्ठ का कुल आवेश यानी स्मॉल n इज इक्वल्स टू 8.0 × 10⁻⁹ कूलाम, और बटे में क्या सर? स्मॉल ई क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आप एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कई वर्षों से परिचित हैं। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, तो यहाँ उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसल, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कट जाएगा। एक अंक पे दशमलव ऊपर है, एक अंक पे दशमलव नीचे है, तो दशमलव से दशमलव यदि हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ हो जाएगा 80 और नीचे हो जाएगा 16। 16 का पहाड़ा जरा पढ़िए, देखिए 80 से मुलाकात होती है कि नहीं? तो हाँ सर, 5वीं बार में मुलाकात हुई। तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 5, यानी वो जो चालक पदार्थ था उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई? 5 इलेक्ट्रॉनों की। तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, अतः चालक पदार्थ पर या तार पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बढ़ते हैं सर सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वैद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हम कहें लगाने के लिए सर? रूल क्या कहता है? दिया है
क्या दिया है आपको, क्या मिला, 1 एम्पियर की धारा। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आई से, तो तुरंत आप नोट डाउन में लिखेंगे आई इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी इतनी धारा परिपथ में बह रही है। जो जो मिलता है उसको नोट डाउन करते चलिए। पहले बताइए उसमें प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब प्रति किसको बोला जाता है, जैसे प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, यहां बोला प्रति मिनट यानी 1 मिनट। और मिनट किसको बताता है, समय को, और समय को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो टी इज इक्वल टू 1 मिनट। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये दिया है लिखते समय, यदि कोई भौतिक राशि अपने एसआई मात्रक में ना मिले, जैसे यहाँ देखिए टाइम मिनट में मिला है और समय का एसआई मात्रक यानी टाइम का एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो हम मिनट को तुरंत बदलेंगे सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए टी इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड। आगे कह रहा है प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने, हाउ मेनी, यानी एक तरीके के नंबर है, 2 ठो 4 ठो 5 ठो, कितने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो n से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ सर, तो तुरंत आप फार्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। धारा दे दिया, समय दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो धारा, समय, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित कौन सा सूत्र है सर, I इक्वल्स टू NE/T। तो तुरंत उसको नोट डाउन करिए, I इक्वल्स टू NE/T। देखिए I का मान कितना है सर, 1 एम्पियर। अच्छा n का मान पता है, नहीं सर, इस्माली बार बार ये मिलेगा तो बार बार हम लिखेंगे, बार बार दिन ये आए, तो इस्माली की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। और समय की वैल्यू सर कितनी दे रखी है, 60, तो नीचे लिख लीजिए 60, इसका कर लीजिए तिरिया गुणा, तो 60 है कम 60, तो ये हो जाएगा n गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 बराबर 60 है कम 60। इधर हमको क्या फाइंड करना है, स्मॉल n, तो इधर ये संख्या मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में यानी बटे में चली जाएगी हर के रूप में, तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 60 बटा 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये नीचे घात माइनस है, ऊपर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, ये हो गया 60 बटा 1.6 गुणे 10 की घाते +19। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक अंक पे यहाँ देखिए दशमलव है और यहाँ कुछ नहीं है, तो एक दशमलव को हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जब 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो 60 गुणे 10 यानी हो जाएगा 600, और नीचवा जब 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, जो 1.6 वो बन जाएगा 16। अब भी पीछे क्या है सर, 10 की घाते -19 और 16 का इसमें दे लीजिए भाग, तो 16 का भाग इसमें यदि आप देंगे तो 16 तिया 48, इतना बचेगा 120, 16 सत्ते 112, 120 में से 112 निकाल लेंगे, बचेगा कितना 8, दशमलव लग चुका है, वो हो गया 80, 16 बचे 80, और पीछे क्या है सर 10 की घाते, ये ऊपर गया है तो +19 हो गया है ना, सॉरी ये -19 हम लिख दिए थे, तो n इक्वल्स टू 3.75 गुणे 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं सर अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी मिल गई, 1, तो सबसे पहला काम होगा दिया है लिख के यानी इक्वल्स टू 1, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास कितनी है, 1 है। अपनी कक्षा में 6.8 गुणे 10 की घाते 15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से लगाता है, यानी 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होती थी, आवृत्ति। आवृत्ति की यही तो आवृत्ति का यही तो परिभाषा है कि प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी यहां आप लिख सकते हैं आवृत्ति f, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 6.8 गुणे 10 घाते 15, 6.8 गुणे 10 की घाते 15 चक्कर, 15 चक्कर। तो हमसे कहा जा रहा है कि चक्र में बहने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ले लिया, यही आपको बताना है। तो देखिए वैद्युत धारा का आवृत्ति से कोई संबंधित सूत्र है, नहीं सर है, लेकिन इनडायरेक्ट है। आप ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी यदि आपको समय चाहिए तो 1/f लिखना पड़ेगा, तो टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, t इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 6.8 गुणे 10 की घाते 15। अब ये चक्कर होता है इसका, ये हो जाएगा इतना सेकंड। अब बढ़िए अपने फार्मूले की ओर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है तो जाहिर सी बात है वही सूत्र लगेगा, I इक्वल्स टू NE/T वाला। I का मान यही तो फाइंड करना है सर, n कितना है 1 है, इस्माली क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19, t का मान खुद ही 1/f है, तो यहाँ लिखेंगे जब आप t यानी 1/6.8 गुणे 10 की घाते 15, तो ये सबसे नीचे वाली संख्या गुणा हो जाएगा कहाँ, सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 16, 1.6 गुणे 1 यानी नथिंग, 1.6 ही रहेगा, गुणे 10 की घाते -19, और इसको आप लेकर के चले आएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 6.8 गुणे 10 की घाते 15। अब जरा ध्यान दीजिए,
आई इज इक्वल्स टू 16 8 128 के 8 हासिल 12, 16 6 96, 96 और 12 108, 108 का अंक पे दशमलव, एक यहाँ और एक यहाँ मिला जुला के 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10.88। और देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ये -19 + 15 तो 19 में से 15 जाए 4, कौन बड़ा है 19 तो इसका चिन्ह ले लीजिए -4। तो अपना जो चक्र में बहने वाली धारा होगी वो I = 10.88 × 10⁻⁴ एम्पियर। इस क्वेश्चन में केवल ये थोड़ा सा टर्न था, समय ना दे करके आवृत्ति दे दिया था। तो जब आवृत्ति दे देगा तो हम इस बात को जानते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल यानी समय ही तो है तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब t निकालने की बारी आएगी तो 1/f। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा देखिए। कह रहा है 3 कूलाम आवेश को क्या दे दिया, 3 कूलाम आवेश तो दिया 3 कूलाम आवेश को रिप्रेजेंट करते थे क्यू से, तो ये हो गया 3 कूलाम। आगे दे रखा है को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 129 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी 120 वोल्ट से 129 वोल्ट लेके जा रहे हैं। तो पहले बिंदु को आप कह दीजिए V1, ये हो गया 120 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन सर, और किस बिंदु तक लेके जा रहे हैं 129 वोल्ट वाले तक। जैसे एक बिंदु आवेश यहाँ रखा है, इसको उठा करके यहाँ लेके आ रहे हैं, ये हो जाएगा अपना V1, ये हो जाएगा V2। तो कहाँ पे लेकर आ रहे थे 129 वाले पास, कहाँ से 120 कई कूलाम आवेश यहाँ, यानी यहाँ क्यू का मनवा कितना है 3। हमसे पूछा जा रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W = क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ नोट डाउन करवा रखे हैं कि यदि बिंदुओं का अलग अलग विभव दिया हो और यहाँ पर कार्य आवेश में से कुछ भी इन चारों में से पूछ लिया जाए। जब बिंदुओं का अलग अलग विभव दिया हो तो V2 - V1 = W/Q। तो अपना सूत्र क्या कहता है सर, V2 - V1 = W/Q। अब देख लीजिए जरा V2 कितना है 129 वोल्ट, माइनस V1 कितना है 120 वोल्ट। W है, कार्य का तो पता नहीं, वही तो निकालना है। अपान में Q है, Q की मात्रा कितना है सर 3 कूलाम है। तो 129 में से 120 जाएगा तो ये बचेगा 9, और इधर बराबर में W/3, इसका त्रिज्या गुणा कर दीजिए बटा 1 मान करके फट से, तो 9 त्रिक 27, W = 27। अब यहाँ मात्रक लिखना जरूरी है। और कार्य है, ये कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का SI मात्रक जूल। यानी 3 कूलाम आवेश को पहले बिंदु जिसकी वोल्टता 120 वोल्ट है वहां से लेकर के दूसरे बिंदु जिसकी वोल्टता 129 वोल्ट है वहां तक लेके आने में किया गया कार्य कितना होगा 27 जूल होगा। बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर कह रहा है कि एक परिपथ में 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम के 4 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच का विभवांतर 7.5 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सर आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये 5। यहाँ पर कह रहा है कि 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम के 4 प्रतिरोधक तो दिया है करके तुरंत आप नोट डाउन करिए। दिया है, अलग अलग प्रतिरोध दिए हैं, तो पहले को आप कह दीजिए 10 ओम, दूसरे को कह दीजिए कितना दिया था सर 4 6 5 4 ओम, R3 कितना हो जाएगा 6 ओम, और R4 कितना हो जाएगा सर 5 ओम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनको हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं। श्रेणी क्रम तो कुछ ऐसी ही बनती थी सर कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला, और तीसरे के दूसरे से चौथे का पहला। तो ये हो गया R1, ये कितना दे रखा है 10 ओम। ये हो गया R2, ये कितना सर 4 ओम। R3 कितना है सर 6 ओम, और लास्ट में ये R4 कितना है सर 5 ओम। अब ध्यान दीजिए, हमसे कहा जा रहा है कि इन प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 7.5 वोल्ट है। यदि कह लीजिए यहाँ पर बिंदु A और यहाँ पर हम कह दे रहे हैं बिंदु B, तो A और B के बीच का कुल विभवांतर कितना है सर 7.5 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेंगे हम कुल विभवांतर V = 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। और इस बात को आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम में कौन सी भौतिक राशि का मान समान होता है, प्रवाहित
धारा का मान, क्योंकि रास्ता एक ही होता है, जितनी धारा पहले से उतनी धारा दूसरे से उतनी ही धारा तीसरे से, जितने भी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे सब में बहने वाली धारा का मान एक समान होगा, परंतु उनके संयोजन बिंदु अलग अलग होने के कारण उनका संयोजन बिंदु अलग अलग होता है ना। जैसे देखिए पहला यहां से यहां तक है, दूसरा यहां से यहां तक है, फिर तीसरा यहां से यहां तक, ये संयोजन बिंदु अलग अलग है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। तो हम पहले के सिरों के बीच का विभवांतर कहते रहे V1, दूसरे के सिरों के बीच का विभवांतर क्या कहते हैं सर, V2, और तीसरे के सिरों के बीच का विभवांतर V3, और लास्ट में चौथे के लिए हम कहते हैं इसके सिरों के बीच का विभवांतर V4। विभवांतर भी किसी क्रम में समान होता था, समानांतर क्रम में। तो जब ये प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित होंगे तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा, तब बहने वाली धारा का मान बदल जाएगा। वैसा भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट श्रेणी क्रम का समझ लीजिए। अब देखिए पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, आप यहां से हल करना शुरू करिए। अभी तो केवल जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने एक फॉर्मेट में एडजस्ट किया है। अब देखिए हल, श्रेणी क्रम में संयोजित है तो हम लिखेंगे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या कहता है सर, तो श्रेणी क्रम में संयोजन के पश्चात उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता था सर, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे R4 R5 ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब जरा ध्यान दीजिए, R इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है सर, 10 ओम, प्लस R2 कितना है 4 ओम, प्लस R3 कितना है 6 ओम, प्लस R4 कितना है 5 ओम। अब जरा इनको ऐड करके बता दीजिए जल्दी से, 10 और 4 14, 14 6 20, 20 और 5 25 ओम। यानी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है सर, 20 ओम। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये बोला था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से बहने वाली धारा, अब प्रत्येक प्रतिरोध बोले चाहे एक तो बोलो, श्रेणी क्रम में तो धारा समान ही होती है। तो हम तुरंत, अब देखिए हमको R पता चल गया है A से B तक का, और A से B तक का विभवांतर यानी कुल विभवांतर भी पता है। तो जब कुल विभवांतर कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध पता है, यहाँ बहने वाली धारा यानी V दिया है, R दिया है, धारा आपसे पूछा जा रहा है, तो ओम्स का नियम लगा सकते हैं। कह रहा ओम्स ला V इज इक्वल्स टू क्या होता था सर, I। तो यहाँ से आपको I बताना था, इधर R मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा V अपॉन R, और V की वैल्यू जरा आप बोलिए 7.5, 7.5, और बटे में क्या है सर 25, बटे में 25, तो 25 यहाँ 75 दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 0.3, यानी परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान 0.3 एम्पियर। फिर से परिपथ से बहने वाली धारा का मान 0.3 एम्पियर। एक बार फिर, परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान एक समान होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0.3 एम्पियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर हमने मान रखा है V1 V2 V3 और V4। अब धारा का मान तो समान होगा, धारा का मान समान होगा, लेकिन प्रतिरोध अलग है तो विभवांतर अलग अलग करेंगे। यहीं से फिर ओम के नियम से आप यहां लिख सकते हैं, ओम के नियमानुसार श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, सेकंड लाइन में श्रेणी क्रम संयोजन के लिए श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। तो ये हो गया V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। आपको V1 बताना है तो I की वैल्यू सर कितनी है 0.3, अभी ला के रखे हैं, और R सर R1 कितना है सर 10, तो 10 × 30, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। यानी पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो 3 वोल्ट। अब इसी प्रकार यहाँ आप लिख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट, दूसरे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो हम डायरेक्ट करें तो V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। अब बताइए धारा तो वही रहेगी, श्रेणी क्रम संयोजन है तो 0.3, और R2 की वैल्यू कितनी है सर 4 है, तो ये हो गया 4 × 12, एक अंक पे दशमलव, तो ये हो गया 1.2 वोल्ट। इसी प्रकार यहां नोट डाउन कर लेते हैं,
तीसरे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। बहने वाली धारा का मान वही रहेगा 0.3, और R3 कितना है सर 6, 6 3 का 18, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। फिर लास्ट जो चौथा प्रतिरोधक है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V4 इज इक्वल्स टू I इंटू R4। I का मान फिर वही, छोड़ेंगे ना हम 13 7 वो साथी, बस 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 सर यहीं तक। I कितना रहेगा तब 0.3 इंटू R4 की वैल्यू कितना है सर 5, 5 3 जा 15, यानी 5 यही 15, एक अंक पे दशमलव, ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। और एक पॉइंट आप यहीं और जान लीजिए, यदि आपको डाउट लगे कि हम जो प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर बताए हैं वो पता नहीं सही है या गलत है, उसके लिए एक काम, जो अलग अलग विभवांतर निकाले कुल उठा के जोड़ दीजिए। और क्वेश्चन में दे रखा था सभी प्रतिरोधकों के, यानी कुल पूरे परिपथ का जो विभवांतर था वो 7.5। यदि आपके द्वारा निकाले गए अलग अलग प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतरों का योग, क्या निकाले गए अलग अलग प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतरों का योग यदि 7.5 के बराबर आया तो आपके द्वारा ये जो सॉल्यूशन दिया गया है प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर वो सत्य माना जाएगा, सत्य होगा। तो जरा सम कर लें, देखिए पहले के बीच में कितना था सर 3 वोल्ट, दूसरे के बीच में 1.2 वोल्ट, तीसरे के बीच में 1.8 वोल्ट, और ये चौथे के बीच में 1.5। तो 8 2 10 5 15 5 हासिल दशमलव सीध में लगा दिए, 3 1 4 1 5 1 6 1 हासिल 7, 7.5, और अपना 7.5 क्वेश्चन में दिया भी गया था। अर्थात हम लोग जो सॉल्यूशन दिए हैं इस क्वेश्चन का वो पूरी तरीके से सत्य है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप बोर्ड कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, सीक्वेंस से आप बहुत शांतिपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, जो दिया गया है उसको लिखिए और तुरंत दिमाग को स्थिर करके सोचिए कि इन भौतिक राशियों में कौन सा सूत्र संबंध रखता था, तुरंत आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात, समान लंबाई, सबसे पहला काम आप दिया है, बार बार ये काम करेंगे। समान लंबाई दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों तारों की लंबाइयां कैसी होंगी, समान होंगी। दोनों तारों के व्यासों का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 3.6 ओम हो तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सर पहले सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या दिया था, समान लंबाई के, तो हम यहां तुरंत कहेंगे माना दोनों तारों की लंबाइयां बराबर L, लंबाई मान लिए L। अब यहां कह रहा व्यासों का अनुपात, दोनों तारों के व्यासों का अनुपात सर 2:3 है, 2:3 है, यानी d1/d2। पहले तार का व्यास मान लिए d1, दूसरे तार का व्यास मान लिए d2। तो हम यहां लेट कर लें, पहले तार का व्यास इसको कह दे रहे हैं सर d1, और दूसरे तार का व्यास के लिए हम क्या कह दें, दूसरे तार का व्यास इसको हम क्या कह दें d2, और इनका अनुपात सर क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 2:3। और साथ ही साथ हम यहां कह दें पहले तार का प्रतिरोध ये कितना सर गिवन किया है R1, और इसी प्रकार दूसरे तार का प्रतिरोध इसको हम कह दें R2। और क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले तार का प्रतिरोध 3.6 ओम, तो दूसरे तार का प्रतिरोध आप ज्ञात कीजिए। पहले तार का प्रतिरोध 3.6 ओम, तो दूसरे तार का जो प्रतिरोध R2 है उसको आप ज्ञात कीजिए। और एक बात और आप नोटिस किए होंगे कि जो तार है केवल उनकी व्यासों में अनुपात है, केवल उनके व्यासों में अनुपात है, बाकी लंबाइयां समान है, पदार्थ वही है, सब कुछ वही है। और आप इस बात को जानते हैं, यदि अलग अलग तारों के लिए पदार्थ समान रहे, चाहे जितने हो 2 to 4 उनकी लंबाइयां छोटी बड़ी दुगनी तुगनी कुछ भी हो, यदि पदार्थ समान रहता था तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध समान होता था। तो हम यहां तुरंत लिखेंगे तथा दोनों तारों के विशिष्ट प्रतिरोध बराबर
रो। अब देखिए सूत्र क्या कहता है सर, सूत्र से कैसा सूत्र, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, व्यास दिया तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। तो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, इन सबों के लिए तो वही सूत्र है, क्या है सर, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। अब इसी प्रकार यदि पहले तार की बात करें तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू, पदार्थ समान है तो विशिष्ट प्रतिरोध रो, लंबाई भी समान है तो वो होगी L, बाकी क्षेत्रफल इसका A1 कहते हैं, क्योंकि व्यासों में कुछ अनुपात है सर, तो क्षेत्रफल भी अलग अलग आएंगे, उनका भी कुछ ना कुछ रेशियो होगा, तो उसको हम A1 और A2 मान के चलेंगे। और इसी प्रकार R2 की बात कर ले तो R2 इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपान A2, इसको कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकंड। यहां देख लीजिए सर, समीकरण 2 में एक की भाग दे देने पर इसका लेफ्ट साइड R2, इसका R1, तो ये हो जाएगा R2 अपान में R1। और ध्यान दीजिए इसका राइट साइड क्या है सर, रो इंटू एल अपान A2, और समीकरण 1 का दाहिना पक्ष क्या है, रो इंटू एल अपान A1, रो इंटू एल अपान A1। ध्यान दीजिए ये जो सबसे नीचे पद होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है, बाकी ये बीच वालों का बीच में आकर के मल्टीप्लाई होता है। तो इधर हो जाएगा R2 अपान R1 इज इक्वल्स टू रो इंटू एल इंटू A1, और अपान में रो एल यहाँ आएगा A2 के पास, तो ये हो जाएगा रो एल इंटू A2, रो एल से रो एल कैंसल, तो यहाँ बचेगा क्या सर, R2 अपान में R1 इज इक्वल्स टू A1 अपान में A2। अब ध्यान दीजिए जरा, तार कैसा होता था, ऐसा कुछ होता था, यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि A1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर, और यहां कह सकते हैं कि A2 बराबर पाई R2 का स्क्वायर, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया R2 अपान में R1 इज इक्वल्स टू A1 के रिप्लेसर पाई R1 का स्क्वायर अपान में A2 के रिप्लेस पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सर कि R1 अपान में R2 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे था तो हमने होल कर लिया। अब ध्यान दीजिए D1 अपान D2 इतना था, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से 2R1 अपान में नीचे वाले को 2R2 इज इक्वल्स टू 2/3, यहां से 2 कैंसल होगा, तो दिस इंप्लाइज R1 अपान में R2 इज इक्वल्स टू 2/3, यानी जो अनुपात उन तारों के व्यासों में होगा वही अनुपात उनके त्रिज्याओं में भी होगा, यानी R1/R2 यदि कहीं दिखेगा तो उसके जगह पर भी हम कितना लिखेंगे सर, 2/3 ही लिखेंगे, 2/3। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर R1 अपान R2 दिख रहा है, तो वैल्यू पुट करिए सर। R2 दूसरे तार का प्रतिरोध, ये तो निकालना है सर। R1 पहले तार का प्रतिरोध, वो सर कितना दे रखा है, 3.6 ओम, तो यहाँ लिख लीजिए 3.6 बराबर R1/R2, R1/R2 मान सर 2/3 है, और उसका होल स्क्वायर है तो 2/3 पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है सर यहाँ। चलिए अच्छी बात, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो R2 बटा 3.6, अब ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ हम स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, इधर 3.6 बटे में उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 4 गुणे 3.6/3, 3 से भाग दीजिए तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी 0.4 ऊपर बच गया, और यहाँ गुणे के रूप में 4 पहले से है, तो 4 चौक के 16, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो फाइनली दूसरे तार का जो प्रतिरोध होगा वो 1.6 ओम होगा, यानी जो R2 की वैल्यू आई है सर वो ये 4 और इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक के 16, एक अंक पे दशमलव, तो 1.6 ओम, ये होगा दूसरे तार का प्रतिरोध। ऐसा क्वेश्चन आता है, लंबाइयां, क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध इनसे संबंधित। यहाँ तो लंबाई सर समान रख दिया था, कभी कभी बोल देगा कि एक तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई का आधी है, तो तुरंत हम कह देंगे 1/2, 2 गुनी है हम कह देंगे 2l, अगर उसको कहीं मान लिया तो पहले वाले कह देंगे 2l। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन शांतिपूर्वक पढ़िए और फॉर्मेट अपना, यानी ये जो दिया है यदि आप इतना सही बना लिए तो सवाल सही होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहीं से स्ट्राइक करता है माइंड कि कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी R1
ये R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए किए, इसी प्रकार R1 को कैलकुलेट किए, R2 को कैलकुलेट किए, समीकरण 2 में एक की भाग दिए, रोयल कैंसिल हुआ, यहाँ A1 अपान A2, पहले तार का पाई R1 और दूसरे तार का क्षेत्रफल A2 इज इक्वल्स टू पाई R2, उठा वैल्यू रखे, पाई पाई कैंसल, R1 बटा R2 होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर चले आए, व्यासों का अनुपात दिया था तो त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लिए, उठा वैल्यू पुट किए, अंश और हर दोनों का स्क्वायर किए, 3.6 बटे था, तिर्यक गुणा किए, 3 त्रिक का 9 और 12 3 36 यानी 1.2, फिर 3 एक कम 3, 3 चौक 12, एक अंक पे दशमलव, 4 चौक 16, एक अंक पे दशमलव लगाए तो R2 यानी दूसरे तार का प्रतिरोध 1.6 ओम। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार, कितने ओम का प्रतिरोधक तार समानांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। यानी 5 ओम का प्रतिरोधक तार है, उससे एक अन्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ना है जिससे कि सर परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए, परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक प्रतिरोध है, हम इसको लेट कर दे रहे हैं सर R1, ये कितने ओम का है, 5 ओम का है, इससे एक अन्य प्रतिरोध जोड़ना है, एक अन्य प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं, जोड़ा गया प्रतिरोध, जोड़ा गया प्रतिरोध R2 और R2 की वैल्यू हम लेट कर दे रहे हैं X, उसका मान तो पता है नहीं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो हम यहां लिख लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। अब जरा बताइए सर, समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता था, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहां लिख लेते हैं हम सूत्र से, सूत्र से 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, अपने पास 2 ही प्रतिरोध है तो R2 तक रुक जाएंगे, और आगे रहते तो 3 4 5 बढ़ाते चले जाते हैं ऐसे ही। अब जरा ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, तो यहां लिखेंगे 1/4, R1 कितना है यानी पहला प्रतिरोध सर 5 है, ये जो दूसरा अन्य प्रतिरोध जोड़ना था समानांतर क्रम में जिसको हमने माना है R2 और उसकी वैल्यू लेट किया है X, तो ये हो जाएगा 1/x, ये प्लस में 1/5 है, इधर इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1/5, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू इनका लासा यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 पच्चे 20, 1 पच्चे 5, 5 चौक 20, 1 चौक 4, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 5 में से 4 जाए 1/20, तिरिया गुणा कर दीजिए सर, तो 20 एक कम 20, x का गुणा 1 में करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 20 ओम, और x आप किसको लेट किए हैं, जोड़े गए प्रतिरोध को यानी R2, तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू 20 ओम। मान लीजिए अगर अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं आप, उत्तर की जांच, ये जो दूसरे प्रतिरोध की वैल्यू आप निकाले गए हैं, जोड़े गए समानांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान आप 20 ओम निकाले हैं, वो सही है या गलत, तो आप तुरंत कंडीशन पे रख दीजिए कि हमको तुल्य प्रतिरोध भैया 4 ओम चाहिए, कब चाहिए, जब एक तो 5 ओम और दूसरा के जो हम निकाले हैं 20 ओम, इन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो समानांतर क्रम के लिए सूत्र होता था 1/R1 प्लस 1/R2, किसके इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू, तो 1/R इक्वल्स टू R1 के रिप्लेस रख दीजिए 5, R2 के रिप्लेस रख दीजिए 20, इनका लासा कितना हो जाएगा 20 ही होगा, 5 चौक 20, 1 चौक 20 एक कम 20, 1 एक कम 1, तो ये हो जाएगा सर 1/R इक्वल्स टू 4 और 1 5 अपान में 20 20, तिरिया गुणा कर दीजिए, नहीं तिरिया गुणा मत कीजिए, पहले भाग दे दीजिए, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/4, तिरिया गुणा कर दीजिए, R इक्वल्स टू 4 ओम। यानी अगर हम एक प्रतिरोध को 5 और दूसरा के 20 इनको लेके समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी हमको तुल्य प्रतिरोध 4 ओम मिलेगा, और क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, एक 5 दे दिया था, दूसरा निकालने बोल दिया था, यानी जो हम 20 ओम हम लोग सॉल्व करके लाए हैं वो आंसर सही है। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 7 की तरह है, क्या कह रहा है, किसी परिपथ का प्रतिरोध R है, परिपथ का प्रतिरोध R है, इसी परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध किस तरह जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 1/3 हो जाए। यहां दे रखा है सर कि एक प्रतिरोध R है, उससे एक अन्य प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 1/3 हो जाए, तुल्य प्रतिरोध 1/3 हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये चल रहा है, तो हम यहां चूंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में सर
ये दे रखा था कि तुल्य प्रतिरोध 1/3 हो जाए। 1/3 मान कम होता है कि ज्यादा होता है? 1 से कम होता है, यानी संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध लाना है वो कम लाना है। और आप बताइए ईमानदारी के साथ कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होता है कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होता है? तो आप भी जानते हैं और पड़ोसी भी इस बात को जानता है कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कम होता है। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समानांतर क्रम संयोजन में पूरे संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कम प्राप्त होता है। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम संयोजन में ही कम प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर एक प्रतिरोध दे दिया गया है जिसकी वैल्यू R है। तुरंत हम यहां मान लेते हैं, माना पहला प्रतिरोध R1 बराबर कितना दे रखा है सर? R। और दूसरा पूछ रहा था कि किस क्रम में और कितना जोड़ा जाए। दूसरा प्रतिरोध, सबसे पहला काम कहिए R2 बराबर X मान लीजिए। किस क्रम में जोड़ेंगे आप? ये तो आप बता ही दिए कि 1/3 प्राप्त करना है, यानी कम मान लाना है। तो कौन से क्रम को पकड़ेंगे? समानांतर क्रम को पकड़ेंगे। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना लाना था? तुल्य प्रतिरोध जो R वैल्यू थी उसका 1/3, 1/3 यानी 1/3 इंटू R, ये हो जाएगा R/3 सीधे सीधे बोला जाए तो। इसलिए समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र लिख लीजिए आप, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अपने पास 2 ही है तो R2 तक रुक जाएंगे। अब देखिए जो तुल्य प्रतिरोध था, तुल्य यहां आप 1/R तुल्य लिख सकते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जो तुल्य प्रतिरोध है सर वो R/3 है। ये हो जाएगा 1/R/3 = R1 की वैल्यू सर केवल R है, R2 की वैल्यू आपने क्या मान रखा है? X। ये जो 3 सबसे नीचे है इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर 1 से हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/R = 1/R + 1/X। ये इधर प्लस से ट्रांसफर कर दीजिए, इधर आएगा तो माइनस, तो इधर हो जाएगा 1/X = 3/R माइनस का 1/R। तो 1/X = यहाँ देखिए अगर किन्हीं दो भिन्नों के हर समान हो तो अंश आपस में चिन्ह के अनुसार प्लस रहेगा तो प्लस होंगे, माइनस रहेगा तो माइनस होंगे। यहाँ माइनस है तो 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 2/R। दोनों पक्षों को उलट दीजिए। अगर इधर उल्टा किया जाएगा तो बचेगा X/1, 1 लिखिए या मत लिखिए। इधर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा R/2। यानी जो हमसे पूछा जा रहा था कि दूसरा प्रतिरोध कितने ओम का, तो आप कहेंगे R/2 ओम का। किस क्रम में जोड़ा जाए? समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि हमको मान 1/3 प्राप्त करना था। समानांतर क्रम संयोजन ये ऐसा संयोजन है जिसका तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों से कम प्राप्त होता है। बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो सर ये प्रश्न में क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। और फिर साथ ही साथ कह रहा है कि इनको समानांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दो प्रतिरोध हैं, उनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 25 ओम, और फिर उन्हीं दोनों को एक बार समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो 4 ओम। तो तुरंत पहले आप मान लीजिए, माना पहले तार का प्रतिरोध बराबर R1, पहले तार का प्रतिरोध बराबर R1, दूसरे तार का प्रतिरोध बराबर R2। प्रश्न क्या कह रहा है? इन्हीं दोनों तारों को एक बार श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जा रहा है। तो आप तुरंत कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए
श्रेणी क्रम स्टेप बाय स्टेप चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा आपको करना है, अपने से एक भी स्टेप नहीं हम उठाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सर सूत्र क्या होता था? ये सवाल ऐसा है जिसमें दोनों संयोजन आ गया, श्रेणी भी है समानांतर भी है। पहले हम बताए श्रेणी, फिर दो सवाल को आया समानांतर, अब ये आगे इसमें दोनों है, श्रेणी क्रम संयोजन भी और समानांतर क्रम संयोजन भी। तो अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या आप पढ़ रखे थे? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अपने पास केवल R1 और R2 है तो वहीं तक रुक जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2। और प्रश्न में सर आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि R श्रेणी यानी श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध था वो प्रश्न में बोला गया था 25 ओम, और R समांतर ये कितना था? 4 ओम। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध यही तो है सर, वो कितना है? 25 ओम। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आगे बढ़िए। समानांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो यहां आप लिख दीजिए समानांतर क्रम संयोजन के लिए। अब ध्यान दीजिए जरा, इसका सूत्र हुआ करता था 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये हो गया 1/r समानांतर का तुल्य है ये, इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। समानांतर का तुल्य कितना था सर? 4 ओम दे रखा था। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ एक काम है, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू R2 प्लस R1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, नीचे वाले का नीचे से, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2। अब इनका तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू R1 प्लस R2। फिर यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं समीकरण 1 से का क्या मतलब है सर? कि जहां कहीं R1 प्लस R2 लिखा हो उसके रिप्लेस हम कितना पुट कर सकते हैं? 25। तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 4 इंटू 25, 4 गुणे 25, तो 25 चौका हो जाएगा 100। R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से किसी एक प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए, चाहे R1 का आप निकालिए चाहे R2 का। तो मान लीजिए अगर हम R1 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो इधर R2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 100/R2, 100/R। इतना आ चुका है। अब R1 की वैल्यू आप जरा समीकरण 1 में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर R1 की वैल्यू रख देंगे तो जो R1 की वैल्यू है वो R2 के पदों में है, तो इधर भी R2 इधर भी R2 समान चर हो जाएगा, तो वहां से उसका मान निकल जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो सर अपना समीकरण 1 क्या है? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 25। अब R1 की वैल्यू क्या है सर? 100/R2, तो ये हो गया 100/R2 प्लस R2 बराबर 25। अब यहाँ जरा लासा ले लीजिए आप, 100 प्लस R2 का R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का स्क्वायर पूरे का बटा R2 बराबर 25। अब R2 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 100 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 25 R2। अब इधर प्लस 25 R2 है तो इधर आएगा माइनस 25 R2 हो जाए, और वही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दीजिए। R2 का स्क्वायर सबसे आगे लिख लेंगे, प्लस 25 R2 को पक्षांतर करें तो इधर प्लस से इधर आएगा माइनस 25 R2, और इधर प्लस 100 पहले से है ही, बराबर 100। अगर गौर करें तो ये एक दो घात समीकरण दिख रहा है। ऐसी दो संख्याएं लाना है जिनको जोड़ने घटाने पर 25 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर सर 100 आना चाहिए। तो वो कौन सी दो संख्याएं हैं? 20 और 5, 20 प्लस 5 करेंगे तो 25, 20 5 25, और 20 25 100 गुणा करेंगे तो 100, यानी दो घात समीकरण हल हो गया है। तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 कोष्टक के बाहर R2 प्लस 100 बराबर 0। अब कोष्टक के इधर देखिए माइनस चिन्ह है, जैसे ही कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 20 R2, और ये प्लस माइनस R2 प्लस 100 बराबर 0। जरा ध्यान दीजिए, हम इस बात को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है सर? यहाँ भी R2 यहाँ भी R2, तो R2 दोनों से कॉमन ले लें। तो R2 यदि हम बाहर निकालेंगे, यहाँ R2 पावर 2 था, एक R2 बाहर आएगा, एक R2 अंदर बचेगा, और यहाँ एक ही R2 था ही, वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ बचे खाली माइनस 20।
और उसके बाद यहाँ माइनस ये देखिए 5R2 रहेगा ना, ये R2 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड होगा तो ये 5R2 रहेगा। तो इन यहाँ से आप -5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा R2 और माइनस कॉमन लेंगे प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यदि दो घात समीकरण हल करते समय कोष्टक दोनों आपस में समान होते थे तो हम ये मान लेते थे कि हल किया गया दो घात समीकरण सत्य है। तो ये R2 - 20 1 में और ये R2 - 5 1 में बराबर 0। अब देखिए यदि R2 - 20 इक्वल्स टू 0 तो इधर -20 ट्रांसफर करेंगे तो +20, तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा +20 ओम। और यदि R2 का मान 20 लिया जाए तो समीकरण 1 से यहाँ 20 रख दीजिए, +20 उधर ट्रांसफर करेंगे -20, 25 में से 20 जाए 5, किसका मान R1 का। यानी यदि R2 बराबर 20 आप ले रहे हैं तो आपका मान जो R1 का आएगा वो होगा 5 ओम। R1 का जो मान होगा सर वो 5 ओम। और हाथ लगे, यही सेकंड कंडीशन क्या है, यदि R2 - 5 इक्वल्स टू 0 तो इधर -5 उधर ट्रांसफर करेंगे +5। अब देखिए R2 का मान 5 ओम प्लस में, अगर R2 के रिप्लेस हम 5 पुट करें यहाँ समीकरण 1 में 5 ओम तो इधर +5 ट्रांसफर किए -5, 25 से 5 माइनस करेंगे तो R1 का मान कितना आ जाएगा 20 ओम। यानी यहाँ दो घात समीकरण बना था, तो हम इस बात को जानते हैं किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके मूल भी उसके हल भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर दो घात अधिकतम है तो हमको दो मान मिले। यानी यदि R2 बराबर 20 ले रहे हैं तो R1 का मान 5 होगा और यदि R2 बराबर 5 ले रहे हैं तो R1 का मान 20 होगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि 20 और 5 लेकर श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाए 25 आ रहा है। पढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, तो आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं कि स्मॉल r हमसे पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिए जरा, यहां सेल के पास कैपिटल E इक्वल्स टू 2 वोल्ट लिखा है। कैपिटल E क्या होता था सर, सेल का विद्युत वाहक बल हुआ करता था। ये प्रवाहित धारा I है, कितनी एम्पियर 0.5 एम्पियर सर। और देखिए यहां पर दो प्रतिरोध संयोजित है समानांतर क्रम में, दो प्रतिरोध संयोजित है समानांतर क्रम में। तो हम यहां लिख सकते हैं पहला प्रतिरोध R1 6 ओम और दूसरा प्रतिरोध R2 भी कितना 6 ओम ही। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो समानांतर क्रम संयोजन है इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालिए। यानी केवल बोला जाए तो R समानांतर क्रम में है तो R समानांतर यानी समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आप दीजिए, तब जाकर के स्मॉल r कैपिटल E और I यानी विद्युत वाहक बल धारा बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध। ये 9वां सूत्र अपना E = I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r वाला जो फार्मूला है वही अप्लाई कर देंगे तो स्मॉल r निकल आएगा। अब बताइए चारों चर वही है तो वही ना लगाएंगे आप, लेकिन उसके लिए हमको पहले r चाहिए ना कि R1 और R2 चाहिए। तो किस क्रम में है ये, समानांतर क्रम में संयोजित है, तो समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए, समानांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता था सर, 1/r = 1/r1 + 1/r2। 1/r तो पता नहीं, वही तो निकालना है। R1 कितना है सर 6 ओम, R2 कितना है वो भी 6 ओम, तो +1/6 वो भी हो जाएगा। अब देखिए दो भिन्न दिख रही है, दोनों के हर समान है, तो हम बता रखे हैं कि हर समान होने पर यदि यहाँ प्लस है तो 1 से जुड़ेंगे और यदि यहाँ माइनस है तो 1 से एक दूसरे से घटाए जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिए, 1/r = ये हो जाएगा 6 और ये कितना 1 1 2, हर समान होने पर अंश जुड़ जाते हैं, भाग दे दीजिए, कट रहे हैं ये लोग, 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 1/r = 1/3। तेरी गुणा कर लीजिए, r = 3 1 जा 3 यानी 3 1 कम 3 ओम। यानी ये जो समानांतर क्रम संयोजन का उसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, 3 ओम है। यानी अपने को बाह्य प्रतिरोध यानी बाहर जितने भी प्रतिरोध थे उनका हम तुल्य यानी R हम लोग निकाल चुके हैं, अपने को R की वैल्यू मिल गई है। यानी बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल दे रखा है, प्रवाहित धारा पता है, केवल निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो यही तो सूत्र है सर, अप्लाई कीजिए। आप यहाँ तुरंत नोट डाउन करेंगे, चूंकि कैपिटल E = I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जरा बताइए कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, यानी विद्युत वाहक बल का मान कितना है सर, आपने दिया है, मैं नोट किया 2 वोल्ट, तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू 2। I की वैल्यू कितना है 0.5। बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 3 ओम, प्लस आंतरिक नहीं पता है।
अब यही तो फाइंड करना था सर, आंतरिक प्रतिरोध क्वेश्चन ही अपना वही है। तो इधर 0.5 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में तो हो जाएगा 2/0.5 इक्वल्स टू 3 प्लस आर, यही बचेगा। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है, 1 डिजिट पे, तो एक जीरो वाले नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 हो जाएगा 20 बटा नीचे दशमलव हट जाएगा 3 प्लस स्मॉल आर, तो 5 चौका 20 प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 4, इधर प्लस 3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो -3, तो 4 से 3 माइनस करके बता दीजिए 1 ओम, यानी इस परिपथ में जो सेल लगाया गया उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है इसमें सर, एक परिपथ बना रखा है सर्किट, जिसमें 3 प्रश्न पूछ रखा है। तुल्य प्रतिरोध यानी परिपथ का सबसे पहला काम है आप तुल्य प्रतिरोध दीजिए, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा यानी आई का मान बताइए, और उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, यानी 3 ओम कहाँ है, यहाँ है, तो इसके बीच सिरों का, तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम बताइए आप, तो सबसे पहले आप बताइए कहां से शुरू करेंगे। ये जान लीजिए परिपथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल और केवल आप संयोजन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो संयोजन बिंदु देखिए सबसे पहले यहां नजर आ रहे हैं, ये दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो आप तुरंत नोट डाउन करिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता था सर, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और 1/r1 कितना है सर, R1 की वैल्यू 2 है और R2 की उसकी भी सर 2 है, तो 1/2 हर समान है, यहाँ से जुड़ जाएगा, तो 1/r बराबर 1 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/r इक्वल्स टू 1/1, और फिर यह गुणा कर दीजिए तो r इक्वल्स टू 1 ओम, यानी r बराबर 1 ओम। ये जो फिगर है उसका आप दूसरा ये तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद का अगर आप आकार देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 1 ओम यहाँ है, और ये जो तुल्य प्रतिरोध आप निकालें इन दोनों का उसका भी मान 1 ही ओम है, बाकी 3 ओम इधर जुड़ा है। अब बताइए ये वायर यहाँ से एक ही रास्ता बनाता हुआ आ रहा है कि नहीं, एक ही रास्ता है ना, जब अगर इसको यहाँ से खोल दें तो ये इधर आ जाएगा, इसको यहाँ से अगर अलग करें तो ये इधर आ जाएगा, तो आकार कुछ ऐसा दिखने लगेगा। किस प्रकार का संयोजन है ये आप बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अब यहां लिखेंगे तत्पश्चात श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल्स टू R1 का मान सर कितना है 1 ओम, R2 का भी मान 1 ओम, R3 का मान 3 ओम, इसके रिप्लेस 1 ओम लगा दिए हैं ना सर, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 1 ओम हो चुका है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 3, यानी 1 1 2 2 और 3 5, यानी जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम हो गया, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर 5 ओम। अब जो अपने से सेकंड पॉइंट पूछा है, परिपथ में सर प्रवाहित धारा भी बतानी है, परिपथ में प्रवाहित धारा भी बतानी है। अब देखिए ये तो परिपथ का विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल लगभग बराबर होता है विभवांतर के, तो हम यहाँ नोट डाउन कर दें, कर दीजिए सर। तो यहाँ आप तुरंत लिखेंगे वी नो दैट V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, यानी जो V की वैल्यू है वो 10 वोल्ट के बराबर है, और इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना ला चुके हैं, यानी R बराबर 5 ओम, R बराबर 5 ओम। ओम के नियमानुसार यहाँ I फाइंड करना है, तो V इक्वल्स टू I इंटू R। ये देखिए V कितना है सर 10 वोल्ट है। अब यहाँ देखिए इसको बता R हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये मत समझ जाइए 1 ओम, इसको आप समानांतर लिख दीजिए, यहाँ R समांतर, R समांतर, R समांतर, R समांतर, ये लिख लीजिए यहाँ श्रेणी, 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 और लास्ट में यहाँ आप लिख लीजिए R तुल्य, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो ओम के नियमानुसार V इक्वल्स टू I इंटू R, और V का मान है सर 10, I का मान पता नहीं, R का मान निकाल लिए हैं आप 5, इधर 5 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो I बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 दूनी 10, तो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, वैद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। और ये दोनों तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो तीसरा बिंदु है 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरों के बीच का विभवांतर, विभवांतर हमको यहां से यहां तक का 10 वोल्ट दिया गया, ना कि इसके सिरों का,
यहां से यहां तक का नहीं है सर 10 वोल्ट, इसका फाइंड करना है। तो यहाँ बताइए पहले इसको तीसरे बिंदु को यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आर इक्वल्स टू कितना है सर 3 ओम। अब बताइए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट चलना शुरू करेगी वैद्युत धारा, तो यहाँ दो भागों में बंट के जाएगी, फिर आगे चल के मिल जाएगी। फाइनली जो 2 करंट एम्पियर यहाँ से चलना शुरू की है वो चलते 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 यहाँ तक 2 ही जाएगी, यहाँ आके वो 2 एम्पियर बटेगी 2 भाग में, फिर आगे यहाँ संयोजन बिंदु पर जुड़ जाएगी। तो फिर आगे जाने का रास्ता तो एक ही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है उससे भी गुजरने वाली धारा का मान 2 एम्पियर होगा। तो यहाँ आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब यहाँ का V बताना है, 2I इंटू R। V की वैल्यू कितनी सर, वही तो फाइंड करना है सर। I इक्वल्स टू कितना है 2 एम्पियर और R इक्वल्स टू 3 ओम, तो 3 टू जा 6 यानी 3 दूनी 6 वोल्ट। ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच का जो भी विभवांतर होगा वो 6 वोल्ट का होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। यदि किसी तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कोई तार है, मान लीजिए माना तार की प्रारंभिक लंबाई बराबर L, क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल A और प्रारंभिक उसका जो प्रतिरोध है वो भी हाथ लगे मान ही लीजिए। प्रारंभिक प्रतिरोध सर R। प्रश्नानुसार उसको खींचकर कितना गुना आप कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे। तो नई लंबाई L डैश बराबर 2 गुना, किसका 2 गुना, जितना पहले था उसका 2 गुना। ये हो जाएगा सर 2L। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, इस तार को केवल खींचा जा रहा है, बाहर से नहीं कुछ ऐड किया जा रहा है। तो यदि कोई तार मान लीजिए इतना मोटा है, इसकी लंबाई आप 2 गुना कैसे कर सकते हैं, इसको बीच से ऐसे फाड़ा जाए और ला करके यहाँ जोड़ दिया जाए। यानी ये भाग नंबर 1 और ये भाग नंबर 2, यानी भाग नंबर 2 को यहाँ नीचे से हटा करके ला करके यहाँ ऐड कर दिया जाए, तभी ना लंबाई 2 गुना हो सकती है। हाँ सर, ये पहले L था, इधर L आ गया, तो नई की लंबाई कितनी हो गई, 2L हो गई। अगर वैसे ही क्षेत्रफल के लिए पूछा जाए, तो ये पुराना क्षेत्रफल A था पूरा, अब आधे इसको बांट दिए, फाड़ दिए हैं, तो जो नया क्षेत्रफल होगा A डैश, नया क्षेत्रफल A डैश, वो पुराने वाले का क्या होगा, आधा। ये पूरा आधे हाथ फाड़ दिए ना, काट के पीछे चिपका दिए उधर, तब ना लंबाई 2 गुनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि नया क्षेत्रफल A डैश बराबर पुराने वाले का नया वाला क्या है, आधा। तो पुराने वाले का नया वाला आधा मतलब बटे 2 और नया प्रतिरोध हमने मान लिया R डैश, नया प्रतिरोध मान लिया R डैश। चलिए, पदार्थ वही है, केवल तार है उसको खींच रहे हैं, लंबा कर दे रहे हैं, लंबाई 2 गुनी कर दे रहे हैं। तो पदार्थ तो सेम है, और पदार्थ यदि समान होता है तो उस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो समान ही होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि दोनों स्थितियों के लिए तार का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रो, क्योंकि पदार्थ तो सर बदल नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो भी होगा समान होगा, हमने मान लिया रो। अब आइए कंडीशन पे, स्थिति नंबर 1। बहुत से रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने का। स्थिति नंबर 1, फार्मूला क्या पढ़ रखे हैं, जब लंबाई, क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध की बात करते हैं, तो R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। तो ये हो जाएगा स्थिति नंबर 1 के लिए R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। समीकरण 1 मान लें। स्थिति नंबर 2 क्या कहती है सर, अब की बार तो तार को खींच करके लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, लंबाई 2 गुनी तो क्षेत्रफल आधा, यानी ये 2L, तो नए का क्षेत्रफल Y डैश पुराने वाले का आधा, यानी ये बाई 2। तो ये हो जाएगा इसी फार्मूले के अनुसार R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 की भाग दे दीजिए समीकरण
दो का बाएं पक्ष है आर डैश, एक का बाएं पक्ष है आर, इसका दाहिना पक्ष है सर रो एल डैश अपान में ए डैश पूरे का बटा, इसका दाहिना पक्ष क्या है सर, दाहिना पक्ष बताइए, रो एल, समीकरण 1 का नीचे आर है ना, इसका दाहिना पक्ष लेंगे तो रो एल अपान में ए। सबसे नीचे वाले पद का गुणा कहाँ होता है सर, सबसे ऊपर, बीच वाले पद का बीच में। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आर डैश अपान में आर इक्वल्स टू, ये ए ऊपर चला आएगा तो रो एल डैश इंटू ए पूरे का बटा रो एल इंटू ए डैश। अब देखिए रो से रो कैंसल, तो यहां बच चुका है आर डैश अपान में आर इक्वल्स टू एल डैश इंटू ए अपान में एल इंटू ए डैश। अब बताइए जरा एल डैश की वैल्यू कितनी है, 2 है सर, अच्छी बात। तो आर डैश अपान में आर इक्वल्स टू 2l इंटू ए अपान में एल है, एल को रहने दीजिए ऐसे ही। ए डैश जरा बताइए किसके इक्वल है, a बाई 2 के, a बाई 2 के। यहाँ देखिए ए से ए कैंसल, एल से एल कैंसल, ये जो दो नीचे सबसे चला आएगा सबसे ऊपर, तो ये हो गया आर डैश अपान में आर, और ये जब ऊपर आएगा तो 2 दूनी 4 हो चुका होगा। और इस आर का तिर्यक गुणा करेंगे तो आर डैश इक्वल्स टू 4 आर। आर डैश क्या था सर, आर डैश तो सर नया प्रतिरोध था, 4 गुणे यानी 4 गुना किसका, आर के। आर क्या था, प्रारंभिक यानी पुराना प्रतिरोध। यानी हम इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उस चालक पदार्थ का नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का कै गुना, 4 गुना। ये था विस्तृत व्याख्या। हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए इधर। किसी भी चालक पदार्थ का नया प्रतिरोध R डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू आर वाला फार्मूला आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, जहां n लंबाई में हुआ परिवर्तन। लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा था सर, लंबाई को सर खींच करके 2 गुना कर दे रहे थे, तो n के रिप्लेस उठा के आप 2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 घाते 2 गुणे r। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, यानी R डैश बराबर 4r। आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन, तुरंत कहेंगे R डैश इक्वल्स टू 4r। मतलब यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई खींच करके 2 गुना कर दी जा रही है तो उसका नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना होगा। तो बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर, ध्यान दीजिए। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, यानी जो धारा वो कितनी है सर, 10 एम्पियर है। कह रहा है कि 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, यानी जो समय वो कितना है सर, 4 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो, यानी जो परिपथ है उसका कुल प्रतिरोध कितना हो, 10 ओम, तो हमसे कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 2 पॉइंट इसमें है सर, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कौन व्यक्त करता था, आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं, स्मॉल n। और नंबर 2, उत्पन्न उष्मा। उत्पन्न उष्मा, उष्मा यानी किया गया कार्य यहाँ फाइंड करेंगे आप। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कब बता पाते थे, जब आपको आवेश पता होता था। आवेश पता होने के लिए धारा चाहिए, आवेश पता होने के लिए धारा चाहिए, तो आप तुरंत काहे नहीं अटैक कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू Ne/T, आई की वैल्यू 10 एम्पियर इक्वल्स टू n पता नहीं, स्मॉल e चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपान में टाइम, टाइम कितना है 4 सेकंड। फिर यह गुणा कर लीजिए, 10 जो हुआ 40, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू 10 4 जा 40। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी स्मॉल n की, ये पूरा नंबर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो n इक्वल्स टू 40 अपान में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे 10⁻⁹ माइनस है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये सर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अपान में 1.6 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल्स टू, एक डिजिट पे पॉइंट है, एक अंक पे दशमलव लगा है, तो एक जीरो वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा, एक जीरो मतलब 10 का। अब 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 400, और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 10 घाते +19। अब 16 भाग दीजिए, 16 दूनी 32, 32 8 40, 8 बचा, पॉइंट लगाइए, 16 दूनी 32, 8 बचा, 8 यहां जाएगा, 100 पीछे है,
तो ये हो जाएगा 80 और 16 पच्चे 80। पीछे क्या है सर, 5 रुपए खर्च कीजिए, फेविक्विक लाइए और 10⁻19 को चिपकाइए। तो n इक्वल्स टू 25 गुणे 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन 4 सेकंड में प्रवाहित कर जाएंगे। अब दूसरी चीज सर, आपको बताना है किया गया कार्य यानी उष्मा। तो ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट यहां देख लेते हैं। अब चूंकि उष्मा का सूत्र यहीं से स्टार्ट होता है, यानी V इक्वल्स टू W/Q, और यहां से अगर W निकाला जाए तो VQ, V इंटू Q, और जो V होता था वो ओम के नियमानुसार। देखिए अब ऐसे सवाल आएंगे जिनमें एक से ज्यादा सूत्र लगेंगे। शुरुआत में जो थे उसमें एक ही सूत्र से सॉल्व हो जाता था वो क्वेश्चन, लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूत्रों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, यानी एक ही सवाल में 2 या 2 से अधिक सूत्र लग सकते हैं। यहां देखिए W इक्वल्स टू V इंटू Q हो गया। अब V क्या होता था ओम्स लॉ से, I इंटू R, जरा ध्यान दीजिए, I इंटू R, और ये Q क्या होता था, अगर यहां से Q की वैल्यू निकाल ली जाए तो I इंटू T, ये हो जाएगा सर IT। अब I इंटू I का स्क्वायर, नहीं तो सीधे मान रख दीजिए ना, 10 गुणे R का मान कितना है 10 गुणे I का मान कितना है 10 एम्पियर, समय का मान 4 सेकंड, तो 10 धाम 100 धाम 1000 गुणे 4, 4 एकम 4 यानी 4000। अब आप निकालें क्या है उष्मा ऊर्जा, उसका SI मात्रक क्या होता है सर, जूल। यानी अगर 4 सेकंड तक 10 एम्पियर की धारा 10 ओम प्रतिरोध वाले तार से प्रवाहित की जाए तो वहां पर उत्पन्न उष्मा का मान 4000 जूल होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ से किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। यानी सर अपने पास 3 प्रतिरोध हैं, सबसे पहले हम कह दे रहे हैं R1, और ये सभी आपस में कैसे हैं बराबर, R2 बराबर R3, और ये सभी के सभी 2 ओम के बराबर हैं। आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना चाहिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें चाहिए सर 3 ओम। ऐसे इनको संयोजित आप कीजिए, इस प्रकार किसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि जिससे इसका तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हो, 3 ओम। आप जरा ध्यान दीजिए कि 2-2 ओम के किन्हीं 2 प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए हमको वैल्यू चाहिए खाली 3, और यहां तो अभी 2 ही को लेने पर 3 से ज्यादा हो रहा है। अगर तीनों को ले लेंगे 2 और 2 और 2 यानी 2 2 4 2 6 ओम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में केवल रखना पॉसिबल है नहीं, और केवल समानांतर में रखने का प्रयास करें आप, केवल समानांतर में, तो कुछ प्रकार व्यवस्थित करेंगे आप। तो ये हो गया 2 2 2 यानी 1/2 + 1/2 + 1/2। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हर समान है, अंश जोड़ेंगे तो 1/r = 2 और 1 1 1 2 और 1 3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो r = 2/3। यानी तीनों प्रतिरोधों को केवल समानांतर क्रम में भी व्यवस्थित करने से हमको तुल्य प्रतिरोध 3 ओम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम का मतलब उसमें कुछ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखिए और कुछ को समानांतर क्रम में रखिए। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 को ही श्रेणी में रख रहे थे तो ही 4 हो जा रहा था, तो हम 2 को क्यों ना समानांतर क्रम में रख दें। देखिए एक प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम के लिए छोड़िए, बाकी ये जो 2 बचे हैं इनको आप समानांतर में व्यवस्थित कीजिए। जब समानांतर में आप व्यवस्थित करेंगे तो इनका आकार कुछ इस प्रकार का होगा, यानी ये पहला 2 ओम, ये दूसरा 2 ओम, और ये तीसरा प्रतिरोध जिसका वैल्यू भी 2 ही ओम है। अब जरा जांच कर लीजिए कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, समानांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध समांतर के लिए क्या होता था सर, 1/r = 1/r1 + 1/r2। 2 ही है तो r2 तक रुक जाएंगे, तो 1/r = r1 भी 2 ही है और r2 भी 2 ही है। हर अगर 2 भिन्नों के हर समान है तो अंश जुड़ जाते थे, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो सर r समानांतर यानी समानांतर क्रम संयोजन हेतु जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ उसकी वैल्यू 1 ओम। तो इसी परिपथ का जब दूसरा स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे तो उनका आकार कुछ इस प्रकार माना जाएगा। ये 2 ओम पहले से है, बाकी इनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ चुका है, और अब ये किस क्रम में व्यवस्थित है सर, श्रेणी क्रम में। तो हम तुरंत यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम हेतु, यानी श्रेणी क्रम के लिए सर तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3
3 हुआ करता था, तो हमारे पास 2 ही है तो R2 तक रुक जाएंगे। तो R इक्वल्स टू R1 का मान 2, R2 का मान 1, तो 2 और 1 3 हो गया। और यही परिपथ का क्या है सर? तुल्य प्रतिरोध। और हमको कितना चाहिए था सर? प्रश्नानुसार 3 ही ओम तो चाहिए था सर। तो हम तुरंत यहां कहेंगे अतः तुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त करने हेतु दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखना होगा, तभी हमको तुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। एक परिपथ दे रखा है और कुछ पॉइंट्स पूछ रखा है। जैसे पहला बिंदु कह रहा है कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ये जो बिंदु ए दिख रहा है और ये बिंदु बी, इनके मध्य ये जो प्रतिरोध अलग अलग क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध देना है। दूसरा कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, ये रही बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी बताना है। और तीसरा फिर कह रहा था कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर, यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच आपको विभवांतर भी बताना है। और सबसे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये जो अपना 3 ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों पर आप विभवांतर भी बताइए। तो चलिए सर सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला बिंदु क्या है सर? ए व बी के मध्य प्रतिरोध। तो जरा आप ध्यान दीजिए, इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, अब तो आप भी माइंड मैप कर सकते हैं तुरंत। देखिए ये रास्ता एक ही है ना, तो तुरंत ये दोनों किस क्रम में व्यवस्थित होंगे? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है। इनका तुल्य प्रतिरोध तुरंत आप बताइए, 4 और 2 6। अब इनका यहां लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए ये क्या हो जाएगा सर? आप यहां नोट डाउन कर सकते हैं, 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसी प्रकार ये भी देखिए रास्ता एक ही है, 2 ओम और 1 ओम, यानी ये संयोजन बिंदु, ये इधर, तो हम यहां नोट डाउन कर सकते हैं, 2 ओम तथा 1 ओम भी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध सर कितना हो जाएगा? आर तुल्य या आर श्रेणी, इनका सीधे सीधे कह दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 ओम। अब डायरेक्ट हम भी कर रहे हैं, 2 और 1, ये कितना हो जाएगा इनका? आर श्रेणी 2 और 1 3 ओम बोलना पड़ेगा सर। ये 6 ओम किसके लिए सर? इनके लिए। और ये 2 और 1 3 ओम किसके लिए है? इनके लिए। अब इसका एक नया डायग्राम अगर देखना चाहें हम लोग, इनके रिप्लेस 4 2 6 ओम रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए 6 ओम का हो गया। और फिर ये जो नीचे 2 और 1 ओम के थे दोनों, इनके स्थान पर श्रेणी क्रम लगाने के बाद 2 और 1 ये 3 ओम हो गए। बाकी अपना जो परिपथ है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। केवल हमको तुल्य प्रतिरोध कहाँ का देना है? ए व बी के बीच। तो इसका उसमें कोई काम तो है नहीं, क्योंकि बिंदु ए और बी यहां से यहीं तक है, इन्हीं के बीच का देना है। तो आप यहां तुरंत हम नोट डाउन करेंगे, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब बताइए जरा, ये कहां से मिलेगा? तुल्य समानांतर से है, तो 1/r तुल्य प्रतिरोध, तुल्य इक्वल्स टू 1/r1, r1 की वैल्यू सर 6, 1/r2, r2 वैल्यू है 3, तो 1/r तुल्य इक्वल्स टू 6 और 3 का लासा 6 होगा, 6 कम 6, 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 1 दुआई 2, 2 और 1 3, यानी 1/r इक्वल्स टू 3/6। इसको डिवाइड दे देंगे आप, तो 1/r इक्वल्स टू 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 गुणा कर दीजिए, r इक्वल्स टू 2 ओम। यानी बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम का है।
तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच 2 ओम है। क्या किए हैं, पहले श्रेणी क्रम, इधर भी श्रेणी क्रम, फिर जो मिला है उसका एक सेकंड फिगर बनाए हैं और ये दोनों प्रतिरोध अब किस क्रम में संयोजित है, समानांतर में। तो समानांतर का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगा दिए हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2। इसी का सर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट कह रहा था कि इसमें प्रवाहित धारा भी बताइए, प्रवाहित धारा बताइए। जो पहला पॉइंट था आपने उसको सॉल्व करके कितना निकाल लिया है, 2 ओम, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R = आपने निकाल रखा है 2 ओम, R = 2 ओम। अब बताइए जरा, जो अगला बिंदु है अपना दूसरा, कह रहा है प्रवाहित धारा, यानी I = क्वेश्चन मार्क और यहाँ V कितना दे रखा है सर, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि परिपथ में प्रवाहित धारा, तो ओम का जो नियम लगाते थे हम लोग V = IR, तो इसमें जो आने वाला R था वो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हुआ करता था और ये जो 2 ओम है वो केवल बिंदु A और बिंदु B का है सर तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर, अब ध्यान दीजिए यहां पूरा 2 पा चुके हैं आप और उसी रास्ते से आएंगे, यानी रास्ता वही है, आगे 3 से मुलाकात हो जाएगी। तो 2 ओम और ये एक जो 2 ओम और ये जो 3 ओम है ये दोनों किस क्रम में होंगे सर, ऐसे 2 था 2 ओम, ऐसे चल के यहाँ 3 ओम से मुलाकात हो जाएगी। अगर तार को यहाँ खोल के पहला तो श्रेणी क्रम नजर आ रहा है तो हम यहाँ तुरंत लिख देंगे 2 + 3 = 5 ओम। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर, 5 ओम। तो ओम के नियमानुसार, चूंकि हम जानते हैं कि V = I × R, V = I × R। अब ध्यान दीजिए जरा, V कितना है, 10 वोल्ट है, I वही तो सर बताना है, परिपथ में प्रवाहित धारा, और कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का, क्योंकि धारा पूरे परिपथ की बता रहे हैं, प्रतिरोध भी पूरे परिपथ का लेंगे तो कितना है, 5 ओम। इधर 5 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो I = 10/5 यानी 5 दूना 10। तो जो बहने वाली धारा है वो सब कितनी है, 2 एम्पियर। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है सर इस क्वेश्चन का, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए व बी के मध्य विभवांतर, किसके मध्य विभवांतर, ये जो 10 वोल्ट है वो सर पूरे परिपथ का है, हमको कहा जा रहा है कि ए व बी के बीच, खाली आप बताइए ना। तो ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध सर कितना लाए आप, 2 ओम। तो आप इस थर्ड पॉइंट के लिए जो आर की वैल्यू लेंगे वो कितना ओम, 2 ओम। ध्यान दीजिए जिस बिंदु तक क्वेश्चन सीमित कर रहा है हमको वहीं तक रह के वैल्यू लेनी है। हमसे कहा जा रहा है खाली ए व बी के बीच का आप विभवांतर बताइए, तो प्रतिरोधवा ए और बी एक में बीच करेंगे कि पूरे परिपथवा 5 ओम पकड़ लेंगे, नहीं सर, ए व बी के बीच बोल रहा है तो केवल आप ए व बी के बीच का प्रतिरोध लेंगे, तुल्य प्रतिरोध वो कितना है, 2 ओम। हमने नोट डाउन कर लिया। और परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी थी सर, 2 एम्पियर। I = आपने काउंट कर लिया है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर। अब विभवांतर बताना है तो ओम का नियम तो यही बताता था, V = I × R। I का भी मान 2 है और R का भी मान 2 ही है, तो 2 दूनी 4, और आप निकाले विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, यानी बिंदु A व बिंदु B के बीच का जो विभवांतर होगा वो 4 वोल्ट के बराबर होगा। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हमको विभवांतर A व B के बीच का बताना है तो तुल्य प्रतिरोध भी A व B के बीच का ही केवल लेंगे, ना कि पूरे परिपथ का ही 5 ओम पे अटैक कर देंगे। 5 ओम पे अटैक करेंगे तो चले जाएंगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन बोलता जाए, जिस बिंदु तक हमको सीमित रख रहा है, हमको वहीं तक रह करके, उसी दायरे में रह करके मान को सिलेक्ट करने हैं। और चौथा बिंदु क्या कह रहा था सर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो चौथा बिंदु क्या कह रहा है, 3 ओम यानी R = 3 ओम। और ध्यान दीजिए इस एक बात, यहां से जो धारा निकलेगी बैटरी से वो एक ही रास्ता है, इधर तो आते आते यहाँ तक आएगी 2 एम्पियर, फिर यहाँ 2 रास्ते बंट गए हैं तो धारा भी कुछ बंट जाएगी इधर उधर, तो फिर आगे चल के जब संयोजित हो जाएंगे तो जो धाराएं बटी थी वो जुड़ करके 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे रास्ता एक ही है, तो 3 ओम के प्रतिरोध से भी गुजरने वाली धारा का मान 2 ही एम्पियर होगा। तो I = 2 एम्पियर। इसके सिरों पर विभवांतर बताना है, V = क्वेश्चन मार्क, ओम के नियमानुसार V = I × R। I का मान यहाँ के लिए सर 2 और R का मान 3, तो 3 दूनी 6, और ये विभवांतर निकाल रहे हैं आप, तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, तो V = 6 वोल्ट। अब बस ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक बात का ध्यान देना है कि जहां तक हमको क्वेश्चन सीमित रखे, जिस दायरे में वो रखे, जिन बिंदुओं तक हमको सीमित करे, वहीं तक रह करके हमको
भौतिक राशियों के मान को सिलेक्ट करना है, भौतिक राशियों के मान को लेकर के चलना है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए